पाकिस्तान में इमरान के घर पर पुलिस घेराव की और बीबीसी हिंदी के स्पेशल पॉडकास्ट छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। We had a discussion regarding Karnataka recent developments and all of the things. In the interest of the party, that's all, nothing else. सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, कर्नाटक में आखिर सीएम क्यों नहीं चुन पा रही है कांग्रेस? अगले 24 से 48 घंटे में कर्नाटक को अगला मुख्यमंत्री मिलेगा और 72 घंटे के अंदर उसको सरकार मिलेगी और कैबिनेट का 5 गारंटी लागू होने का फैसला भी मिलेगा। पाकिस्तान में इमरान खान के घर को पुलिस ने घेरा, पीटीआई नेताओं को दिया 24 घंटे का वक्त। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि स्ट्रैटेजी से कोई एक सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी इसलिए नहीं खत्म हो सकती, जरा फिर से ये देख लें। बीबीसी हिंदी के नए पॉडकास्ट छोटी उम्र बड़ी जिंदगी के पहले एपिसोड की पहली कड़ी में क्या है? लेकिन इससे पहले देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल सुनिए सुमरनप्रीत कौर से। भारत ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया है। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर भारत की आलोचना की गई थी। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन के एक कार्यक्रम के दौरान 2022 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ऐसी रिपोर्ट भ्रामक सूचनाओं और गलत समझ पर आधारित होती है। अमेरिका ने ये रिपोर्ट ऐसे समय जारी की है जब 1 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं। रिपोर्ट में मुसलमानों के घर तोड़ने और उनसे कथित पुलिस मारपीट को लेकर चिंता जताई गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह पर लगाए आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का वक्त और दिया है। सेबी ने इस मामले की जांच पर 6 महीने का वक्त मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 शिखर सम्मेलन के बाद पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के तय दौरे को रद्द कर दिया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे जापान में G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद लौट आएंगे और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं की समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। बाइडेन ने यह फैसला अमेरिका में आए कर्ज संकट के बीच लिया है। बाइडेन ने मंगलवार को इस संबंध में व्हाइट हाउस से एक आपातकालीन बैठक भी की थी। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले साल 5 साल लगभग निश्चित रूप से सबसे गर्म होंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख पेटरी तालस ने कहा, From my perspective, this is a demonstration that climate change is proceeding, and once we extract this impact. मेरे दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। ये बदलाव बताते हैं कि हम फिर से गलत दिशा में बढ़ रहे हैं जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है। ये भी दिख रहा है कि आर्कटिक में गर्मी बढ़ रही है। हम अब ग्लोबल वार्मिंग को सीमित नहीं कर पाए हैं और हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। सूडान में लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र तत्काल $3 अरब जुटाने की कोशिश कर रहा है। सेना और प्रतिद्वंदी मिलिशिया बलों के बीच लड़ाई की वजह से 10 लाख से अधिक लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के एक प्रवक्ता ओल्गा सैराडो ने कहा, मानवीय संकट बहुत बड़े पैमाने पर है। In just 2 months, there's been over 1 million people displaced. This includes about 800,000 people that have been displaced. ओल्गा सैराडो कह रहे हैं कि केवल 2 महीनों में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो देश के भीतर विस्थापित हुए हैं। साथ ही वो लोग शामिल हैं जो सूडान छोड़ पड़ोसी देशों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं और उन तक बुनियादी ज़रूरतें नहीं पहुंच रही हैं और इस समय मानवीय सहायता की आवश्यकता है। तो दिन भर की खबरों का हमने जिक्र कर लिया। आज की बड़ी खबर कर्नाटक से है और कर्नाटक में जैसे कि आप जानते हैं कि 13 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आए थे। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के खाते में कुल 135 सीटें आईं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसी तरह से जेडीएस और अन्य को 23 सीटें मिली थी। मोहन, उम्मीद यही थी कि पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उनका नाम जल्द ऐलान करेगी, लेकिन अब तक कांग्रेस इस पद के लिए किसी को चुन नहीं पाई है। कर्नाटक में सरकार बननी है, लेकिन सत्ता के केंद्र में कौन है? दिल्ली। और यहाँ पर कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। आज भी दिन भर नेताओं का आना जाना लगा रहा। बैठक के बाद बाहर निकले एक विधायक ने कहा, I just wanted to express my gratitude towards him. I felicitated him
We had a discussion. ये कह रहे थे कि regarding मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमें मिलने का वक्त दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम आपस में मिलकर तय करेंगे और बात करेंगे। ये कर्नाटक के एक विधायक के शब्द थे। सीएम पद की दौड़ में दो बड़े चेहरे सामने उभर कर आ रहे हैं। जी मोहन, एक का नाम है पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और दूसरे का नाम डीके शिव कुमार। कल ही कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। डीके शिव कुमार भी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल ये सारा जो मामला है सुमिरन, ये उलझा हुआ है अनुभव और समर्थन, और ये इसके बीच में नए चेहरे की मेहनत है और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ये थोड़ा सा उछल रहा है। जी बिल्कुल, जहां सिद्धरमैया पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं, वहीं शिव कुमार का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने इस बार बड़ी जीत हासिल की है, इसलिए उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। और उधर मीडिया में कयासों का सिलसिला जारी है। सब अपने अपने सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं कि कौन से खाने में क्या बात हो रही है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा से और यही सवाल रखा कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आखिर इतनी खींचातान क्यों मची है। खींचातानी जो जिसको कहा जा रहा है वो दरअसल अंदरूनी खींचातानी नहीं है, वो मीडिया के द्वारा क्रिएटेड खींचातानी है, या हमारे विपक्षी विरोधी दल भाजपा के लोगों द्वारा बनाया गया कृत्रिम खींचातानी है। दरअसल जो चल रहा है वो कंसल्टेशन चल रहा है। तो सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? दो नाम आपके सामने हैं। मैंने कहा कि एक सहज प्रक्रिया है कि जब विधायक दल बैठता है, बैठ करके वो अपनी मंशा बताता है और उसमें जो है पार्टी उसमें संतुलन बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि सीएलपी की मीटिंग का जो पहला रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन है कि वो अधिकृत करती है वन लाइन रेजोल्यूशन में कांग्रेस अध्यक्ष को सीएलपी चुनने का। तो वो मन जानने के लिए लोगों से विधायकों का एक सीक्रेट वोटिंग कराते हैं, बैलेट कराते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि क्या है, और उसके बाद वो संगठन के हिसाब से जो जरूरी है वो निर्णय करते हैं, एक संतुलित निर्णय करते हैं। उसी की प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया जो है इतने लोगों से कंसल्टेशन करना पड़ता है, एआईसीसी के लेवल पे, पीसीसी के लेवल पे, पूर्व अध्यक्ष हैं, सबकी सहमति बनानी और सबको एक मंच पर लाने की। प्रणव जी आप कोई दबाव में हम काम नहीं कर रहे हैं, और ये जो है बहस अभी 72 घंटे हुए हैं, 13 को रिजल्ट आया है और आज तीसरा दिन है। मेरा सवाल यही है कि 135 सीटें आप लाए और उम्मीद ये की जा रही थी कि पूर्ण बहुमत में जब आप हैं तो जल्दी से मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 18 तारीख कल शपथ होनी है, ये तारीख तय है, लेकिन अब तक आप मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर पाए। मैं इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो तारीख 18 तारीख तय होना है, ये भी देखिए अफवाह के आधार पर जो है मीडिया द्वारा सत्य मान लिया गया है, क्योंकि जो ओथ है वो जब तक व्यक्ति तय नहीं होगा तो ये तारीख कैसे तय होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को शपथ लेनी है वही तय करेगा कि किस दिन उसका शपथ होगा। तो आज जब तक वो तय नहीं है तो जो 18 तारीख जो बनाया जा रहा है ये भी मीडिया के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जो विधायक दल का नेता है वो जाएगा गवर्नर हाउस और वो इंडिकेट करेगा गवर्नर को, जब विधायक दल के नेता के एब्सेंस में कौन व्यक्ति गया जिसने गवर्नर को बताया कि हम इस दिन ओथ करेंगे और उस दिन तारीख मान लिया गया। तो ये आधारहीन है। हमें इंतजार करना होगा सारी प्रक्रियाओं के लिए, जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा और चुनने के बाद वो पत्र लेकर अपनी नियुक्ति की वो गवर्नर के पास जाएंगे कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने सीएलपी घोषित किया है और मैं इस दिन शपथ लेना चाहता हूँ। प्रणव जी अब ये बताएं कि कर्नाटक को उसका नया मुख्यमंत्री कांग्रेस के खेमे से कब मिलेगा? मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊं कि अगले 24 से 48 घंटे में कर्नाटक को अगला मुख्यमंत्री मिलेगा और 72 घंटे के अंदर उसको सरकार मिलेगी और कैबिनेट का 5 गारंटी लागू होने का फैसला भी मिलेगा। तो अभी जो दो बड़े नाम सामने हैं, सिद्धरमैया और शिव कुमार जी, हाँ, इसके अलावा भी कोई नाम है? मेरे ख्याल से ये सारी प्रक्रिया को इतनी गोपनीय रखा गया है कि इस पे कुछ भी कहना जो है कयास लगाने के बराबर होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो सारी जानकारी जो अध्यक्ष के पास है और पर्यवेक्षकों के पास है, हमें इंतजार करना चाहिए उनकी तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि की। तो ये आवाज थी कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा की। अब सीधे कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं बेंगलोर से अपने सहयोगी इमरान कुरैशी साहब को। इमरान साहब, प्रणव झा की आवाज़ आपने सुन ली और बता दिया उन्होंने कि आखिरकार नाम में क्या रखा है, आखिरकार कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो मिलेगा। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि बहुमत हासिल करने के बावजूद कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम तय क्यों नहीं कर पा रही, उसे इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? इतनी मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए, पहले तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन किए, बैलेट बाकायदा स्लिप पे नाम
लेजिस्लेचर पार्टी विधायक दल में नाम वाम लिख के एक डिब्बे में डाले और वो डिब्बा जो ऑब्जर्वर्स आए थे एआईसीसी से सुशील कुमार शिंदे साहब के नेतृत्व में, वो दिल्ली लेके गए और वहां ये कहा जा रहा है कि उसमें सिद्धरामैया को बहुमत मिली है। मगर यहाँ मामला ये है कि डीके शिव कुमार जो पार्टी के अध्यक्ष हैं राज्य में, वो जिद कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हें ही मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस आलाकमान देना चाहिए। उनका आर्गुमेंट ये है कि जब उन्होंने ये पद जब अध्यक्षता जब कबूल की, जब पार्टी में कोई और नेता तैयार नहीं था जिम्मेदारी लेने के लिए, और उनका दूसरा कारण ये है कि पूरे सारे के सारे 135 सीटें उन्हीं की वजह से जीती है पार्टी। और तीसरा कारण ये है कि सिद्धरामैया को 2013 में मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया था, तो इस समय उनका हक होता है कि उन्हें वो पद दे। लेकिन जो तमाम जो टीवी चैनल चला रहे हैं, बड़ी खींचतान की खबरें दे रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मतलब मामला सुलझाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कद देखा जाए तो कद, राजनीतिक कद किसका बड़ा है या कोई? जी देखिए, इस चुनाव में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो अहिंदा की वोट थी, हाँ, जो माइनॉरिटीज, अहिंदा एक कन्नड़ा में कहते हैं इसको, अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित का वो प्लेटफॉर्म है जो सिद्धरामैया, जिस प्लेटफॉर्म से सिद्धरामैया आए कांग्रेस में, तो उसका जो थोड़ा बहुत वहाँ खासकर मादिगा जो कम्युनिटी होती है शेड्यूल कास्ट में, वो लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे, मगर वो वापस आ गए इस इलेक्शन में, और क्योंकि बीजेपी की रिजर्वेशन की पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से अहिंदा का जो वोट था वो इकट्ठा हो गया हर तरफ, सारे राज्य में। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो पुराना मैसूर जिला है, जो ओल्ड मैसूर रीजन बोलते हैं, हाँ, दक्षिण कर्नाटका में, वहाँ वोकलिगा समाज के लोग होते हैं, वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जिसको डीके शिव कुमार भी वही उसी कम्युनिटी से आते हैं, वही समुदाय से आते हैं। तो वो वोट भी जनता दल का कम हुआ और कांग्रेस को आया, और स्प्लिट हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच, मगर कांग्रेस को ज्यादा आया। हाँ। तो शिव कुमार का मानना है कि वो वोट भी मेरे तरफ से, मेरे वजह से ही आया है। जी, तो ये कारण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कुरैशी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जब भी मुख्यमंत्री मिलेगा, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में आपके सामने एक नया मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आएगा, तो जब वो होगा तो हम आपको भी बताएंगे। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाने वाले हैं। क्या किसी को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदल देने में रसगुल्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है? शायद यही वजह थी कि उन पर एक किताब लिखी गई है, स्वामी विवेकानंद द फीस्टिंग फास्टिंग मॉन्क। सुनवाएंगे बीबीसी हिंदी के नए पॉडकास्ट छोटी उम्र बड़ी जिंदगी की पहली कड़ी की एक झलक। आगे सुनेंगे। आगे सुनना क्या है, चिट्ठियां पढ़नी है, मतलब जो आपके संदेश आ रहे हैं। संदेश मेरे सामने, जो पहला संदेश है वो फेसबुक मेरे सामने खुली हुई है, और नवनीत मिश्रा लिख रहे हैं कि बीबीसी हिंदी के नए पॉडकास्ट छोटी उम्र बड़ी मेहनत, बीबीसी की बहुत अच्छी पहल है। जयवीर सिंह परिवर्तनवादी कह रहे हैं कि सिद्धरामैया ही होंगे नए मुख्यमंत्री। इसके अलावा नवनीत मिश्रा की मैंने टिप्पणी पढ़ ली। मनोहर चमोली लिख रहे हैं कि प्रणव जी की साफगोई से आप बड़ी साफगोई से आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। और इसके अलावा रेहान जी लाजवाब है, एक टिप्पणी ये भी आई है। बहुत सारी टिप्पणियां और भी आ रही हैं। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं कि सिद्धरामैया पता नहीं क्या वजह है कि अपने रूखे बर्ताव की वजह से वो के बावजूद भी वो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। जी, आप फेसबुक के कमेंट पढ़ रहे थे और अब मैं यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ूं तो कुमारी गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदन लाल लंबोरिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के बाद बिना देरी के मुख्यमंत्री का नाम सामने लाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिलशाद उस्मानी जुड़े हुए हैं, सुखदेव सिंह हैं, शिव कुमार हैं और संगीता खड़के हैं, जो कह रही हैं कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल हुई और तभी कर्नाटक में ऐसे हमको इलेक्शन रिजल्ट्स देखने को मिले। तो टिप्पणियों का सिलसिला यहीं पर हम रोकते हैं।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। सुमिरन, अब कार्यक्रम के इस पड़ाव में हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई को 24 घंटे का वक्त दिया है। क्यों दिया है? पंजाब के सूचना मंत्री आमिर मीर का कहना है कि खुफिया सूचना के मुताबिक सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले 30 से 40 आतंकवादियों ने जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास में शरण ली हुई है। पंजाब की सूचना मंत्री आमिर मीर ने कहा, आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिनाह हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशत गर्दों को, जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और जमान पाक में पनाह गजीन हैं, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो ये तो आवाज़ हम पाकिस्तान के सूचना मंत्री आमिर मीर की सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पुलिस ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया है और पीटीआई प्रमुख ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि अगली हिरासत से पहले शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट है और पुलिस ने मेरे घर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा अंश सुनाते हैं। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि स्ट्रैटेजी से कोई सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी इसलिए नहीं खत्म हो सकती। जरा फिर से ये देख लें, जिस पार्टी के पास 70% उसकी मकबूलियत हो मुल्क में, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लोग भी छोड़ दें, लोगों को जो भी कहें उनको छुड़वा भी दें कि जी हम नहीं जा रहे, प्रेशर डाल के, उससे पार्टी नहीं खत्म होने लगी। पार्टी का टिकट पर भी जीतेगा। ये जो रास्ता है ये तो पाकिस्तान की तबाही है। तो ये आवाज़ जो थी वो इमरान खान की थी। हम सीधे चल रहे हैं पाकिस्तान से। हमारी सहयोगी संवाददाता शुमेला जाफरी जुड़ चुकी हैं। शुमेला, आपसे सवाल यही है कि बहुत कुछ अचानक फिर से होने लगा है लाहौर में, जिस तरह से जो चल रहा है, तो सबसे पहले विस्तार से यही बताइए हमारे लिसनर्स को, ये हुआ क्या है? जी देखिए, ये मामला खत्म तो नहीं हुआ। अगर इमरान खान को रिलीज कर दिया अदालत ने और जमानत दे दी है तो बहुत से और मुकदमे हैं, खासतौर पे जब वो 2 दिन के लिए कैद रहे हैं और उस दौरान जो हंगामे हुए हैं, बलवे हुए हैं, आग लगाई गई है, मिलिट्री गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत सा ऐसा मटेरियल है जिसमें इमरान खान इम्प्लिकेट होते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो अचानक से ये हुई है कि उनको ये कहा गया है कि पुलिस की तरफ से कि हमने 24 लोग ऐसे हैं जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने लाहौर में कोर कमांडर हाउस में 9 मई को जो आग लगी थी, बलवा हुआ था, उसमें उनका रोल है। तो वो हैंडलर्स हैं इसके और वो आपकी जो रेजिडेंस है जमान पाक की उसके अंदर मौजूद हैं और ये कहा है कि हमें उन लोगों तक एक्सेस चाहिए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस की एक हैवी डिप्लॉयमेंट भी हुई। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इंटरनेट जो है वहाँ पे एरिया में पैची हो गया है। तो अब इमरान खान जो है, आज उन्होंने जिस दिन से वो रिलीज हुए थे तो उनका लहजा बहुत और था, वो बड़े अपबीट थे और उन्होंने 2-3 बार बल्कि मुसलसल आर्मी चीफ को नाम ले लेकर हिट किया था। दोबारा से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने बात की है तो फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज उनकी पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं और समर्थक हैं उनके, जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। वो वायलेंस जो 9 मई को पीटीआई के सपोर्टर्स ने किया जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, उससे तो दबाव है अब इमरान खान पे। इमरान खान पर दबाव है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमें एक बयान अभी और सुनना है। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके फारूक हबीबी, ये पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग रह चुके हैं, सूचना मंत्री रह चुके हैं। इनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ ये एक तरह से पहले की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड लग रहा है ये।
अभी पंजाब के जो निगरान वजीर इतलात हैं, जिनकी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी हो गई है, वो गैर कानूनी तौर के ऊपर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक चाबी वाले तोते का किरदार अदा करते हुए एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया कि ज़मान पार्क में जो है वो 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वो मतलूब हैं। मैं उनके इस इल्ज़ाम को जो है वो मुस्तरद करता हूँ। ज़मान पार्क के अंदर कोई ऐसा दहशतगर्द मौजूद नहीं है जो कि मतलूब हो। ज़मान पार्क जो है वो इमरान खान की रिहाइशगाह है और इमरान खान की 27 साल जिद्दोजहद, पुरअमन जिद्दोजहद है, उसके अंदर तो इमरान खान के ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत आई है, आपने कत्ल के, बगावत के, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। पहले तो आपको ये चाहिए था कि आप उन दहशतगर्दों की फहरिस्त जो है वो मीडिया को जारी करते, वो नाम देते। वो नाम आपने नहीं दिए। यही आपके झूठे इल्जाम को जो है वो रद्द करने के लिए काफी है। तो ये पीटीआई के जो नेता हैं फारूक हबीबी, उनकी आवाज़ हम सुन रहे थे। शुमेला, मैं वापस आपके पास आ गया हूँ कार्यक्रम में। ये मतलब एक तरफ उनके घर को घेर लिया गया और इसके अलावा अब जो पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आज तो ऐसे लग रहा था कि क्रैक्स पीटीआई में सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक उनके यहाँ से पिंडी से एक काफी इनके एक एक्टिव से बहुत पुराने इनके एक समर्थक, सपोर्टर, इनके एमपी भी रहे, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, ना पीटीआई छोड़ी। उन्होंने कहा मैं तो सियासत छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है ये कभी भी सियासत नहीं थी। अब वो जो बाउंड्री है वो बहुत डिफ्यूज हो गई है पीटीआई में, अब जो कुछ हो रहा है उससे। तो उन्होंने कहा कि मैं डिसएसोसिएट करता हूँ अपने आप को, जो उस दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो अटैक्स भी हुए और जो मिलिट्री लीडरशिप के बारे में जिस तरह से उसको इम्प्लीकेट किया जा रहा है और बार बार इतनी आलोचना जो करते हैं और उनका नाम लेते हैं। इसके अलावा कराची से पीटीआई के कई लोग हैं। कल एक और एमपी थे, उन्होंने पहले रिजाइन करके पीटीआई को छोड़ दिया। उसके बाद आज 2-3 इनके बहुत इंपॉर्टेंट कराची से लोग थे। एक गवर्नर भी इमरान इस्माइल कराची के रह चुके हैं, एक्स गवर्नर पीटीआई के थे। एक मिनिस्टर फेडरल थे अली जैदी। इन लोगों ने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। और फिर फवाद चौधरी जिनको अरेस्ट किया गया था और अभी वो जमानत पर है, इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली जो है वो क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि हम इंडोर्स नहीं करते हैं। अगर जो सब बलबे हुए 9 मई को इमरान खान की अरेस्ट के बाद, अगर उसके अंदर पीटीआई के लोग भी हैं या नहीं है, जो कोई भी लोग हैं, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ, हम इसको इंडोर्स नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा तो ये तो पीटीआई के खिलाफ बात हो गई ना। ये इसका मतलब ये कि थोड़ा सा पीटीआई कमजोर पड़ रही है। अभी ऐसे लग रहा है दबाव तो जरूर है। आज डिसेंट आया क्योंकि इमरान खान तो ये मानते ही नहीं। इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फौज ने कराया है, ये फौज के लोग थे, ये कॉन्स्पिरेसी है पीटीआई के अगेंस्ट, ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सकें हमें बैन करने के लिए। तो ये क्लियरली एक डिवीजन या एक आपको नजर आ रहा है कि ये 2 डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो नजर आ रही है। क्रैक्स शुरू हो गई हैं, क्या और बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, कहां तक जाएंगे। बहुत से वो लोग जो पकड़े गए, जो उस दिन वहां पर राइटर्स मौजूद थे पीटीआई के, बहुत से लोगों के, दर्जनों लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं जिन्होंने अपोलोजाइज किया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कहा गया था पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, यंग जो लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर्स और फैंस, उनकी तरफ से बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं जिन्होंने माफी भी मांगी है कि हमने जो कुछ उस दिन किया है वो अच्छा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया शुमेला, इस्लामाबाद से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान अभी भी बड़ी खबर बनी हुई है। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और मोहन, आज से बीबीसी हिंदी ने अपनी एक नए पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। बता दें कि इसका जो पहला एपिसोड है वो आ गया है और वो जो पहला एपिसोड है वो आज सवेरे 11 बजे आया। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि ये जो एपिसोड हैं ये हर बुधवार को सवेरे आपके लिए पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। तो एक झलक सुना दे। बिल्कुल। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यानी जो जिंदगी हमें मिली है उसका सफर भले ही लंबा ना हो, पर ऐसा जरूर हो कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ कुर्सी पर बैठे माइक के सामने
आप पर लिखी किताबों और आपके जीवन की घटनाओं का रेफरेंस देकर आपके बारे में बातें करें, आपकी उपलब्धियों पर आश्चर्य करें और आपकी जैसी जिंदगी जीने के सपने देखें। तो कुछ ऐसी ही छोटी मगर बड़ी जिंदगी जीने वाली हस्तियों की कहानी लेकर मैं प्रेरणा और मैं रेहान फजल आपके सामने हाजिर हैं। कहानी होगी देश की उन शख्सियतों की जिनकी उम्र की सुई तो 40 के पहले ही रुक गई, पर जिंदगी बड़ी रही और उपलब्धियां उनसे भी बड़ी। तो अपने नए पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड की बात करें रेहान जी, इससे पहले संक्षेप में अपने बीबीसी के श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि इसमें हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, क्या बातें होंगी और लोग कौन कौन होंगे। देखिए, ये सीरीज है उन लोगों के बारे में जो, जैसा कि आपने बताया, कि जो 40 साल की उम्र पूरा नहीं कर पाए लेकिन बहुत नाम कमाया उन्होंने। और सारे लोगों के नाम अभी से बता देंगे तो रोमांच कम हो जाएगा, तो एक दो लोगों के नाम बताएं। उसमें हम चर्चा करेंगे बिरसा मुंडा की, अगर आप याद करें, स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के भगत सिंह की चर्चा होगी। अमृता शेरगिल जो बहुत ही मशहूर कलाकार थीं, उनकी चर्चा होगी। तो इस तरह कुल 13 एपिसोड होंगे इस पूरी श्रृंखला में। आज के एपिसोड में हम बात किसकी कर रहे हैं? आज हम शुरुआत करेंगे विवेकानंद से। क्या किसी को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदल देने में रसगुल्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है? उनको बचपन से ही खाने और खिलाने का शौक था। शायद यही वजह थी कि उन पर एक किताब लिखी गई है, स्वामी विवेकानंद द फीस्टिंग फास्टिंग मॉन्क। खाने में उनकी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेद और वेदांत पर कोई किताब खरीदने से कहीं पहले उन्होंने किश्तों पर फ्रेंच कुकिंग की इंसाइक्लोपीडिया खरीद ली थी। दुनिया के सारे फलों में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था अमरूद। इसके अलावा वो मुलायम नारियल में चीनी और बर्फ मिलाकर खाने के भी शौकीन थे। गांधी की तरह वो भी बकरी का दूध पिया करते थे। आइसक्रीम भी विवेकानंद की कमजोरी हुआ करती थी, जिसको वो हमेशा कुल्फी कहते थे। अमेरिका के 0 से भी कम तापमान में वो चॉकलेट आइसक्रीम खाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। एक दिन उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्ता ने उनसे कहा कि वो उनके साथ दक्षिणेश्वर मंदिर चले, जहां रामकृष्ण परमहंस हर आने वाले को रसगुल्ला खिलाते हैं। फिर क्या था, विवेकानंद ने अपने भाई से कहा कि अगर उन्हें वहां रसगुल्ला नहीं मिला तो वो रामकृष्ण के कान खींचेंगे। जाहिर है विवेकानंद को वहां निराश नहीं होना पड़ा और वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। यानी उम्र छोटी रही लेकिन जिंदगी बड़ी रही रेहान जी। तो ऐसे ही लोगों की कहानियां, ऐसे ही शख्सियतों की कहानियां लेकर मैं और रेहान आपके सामने हाजिर होंगे। फिर दोबारा किसी और शख्स के बारे में बात करेंगे, उनकी कहानी जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। मोहन, ये तो सिर्फ एक झलक है। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी का पूरा एपिसोड सुनने के लिए आपको बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन पर आना पड़ेगा। साथ ही इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बीबीसी हिंदी के यूट्यूब पेज पर जा सकते हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बीबीसी हिंदी का पन्ना आपके लिए उपलब्ध है। और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वात्सल्य, जो हमें बताएंगे स्पोर्ट्स का हाल। हाँ, तो सुमिरन, बात करेंगे आईपीएल की, जहां आज 64वां मैच खेला जा रहा है। ये मैच हो रहा है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। आमने सामने है पंजाब और दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम आईपीएल की प्लेऑफ की जो रेस है उससे बाहर हो गई है। कुल 4 मैच जीते हैं, लेकिन पंजाब के लिए इस मैच में बहुत कुछ दारोमदार पर है। 12 पॉइंट उनके खाते में है। अब भी वो प्लेऑफ तक पहुंच सकते हैं। आज के मैच के बाद भी उनको एक मैच खेलना है, लेकिन प्लेऑफ में तभी वो पहुंच सकते हैं जबकि आज का मैच जीतें। और टॉस शिखर धवन ने जीता। किस्मत उनकी अच्छी थी, दिल्ली को पिछला मैच भी हराया था। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली के ओपनर्स खेल रहे हैं, टूर्नामेंट से बाहर उनकी टीम हो चुकी है लगभग प्लेऑफ से, लेकिन बावजूद उसके वो आखिरी मैच, अपने जो आखिरी 2 मैच बचे हैं उनमें से आज के मैच में दम दिखाना चाहते हैं। पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया गया है और कप्तान डेविड वार्नर के साथ वो ओपन करने आए हैं। दोनों मिलकर 6ठा ओवर चल रहा है, 60 रन बिना किसी नुकसान के वो जोड़ चुके हैं। डेविड वार्नर 16 गेंद में 33 रन बना चुके हैं, 4 चौके 2 छक्के। पृथ्वी शॉ ने 18 गेंद में 26 रन बनाए,
3 चौके और 1 छक्का अभी तक पड़ रहा दिल्ली के हक में झुकता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वासिल राय आपका, इस वादे के साथ कि कल आपसे हमारी मुलाकात फिर से तय है। 24 घंटे bbc.com यानी कि हिंदी का पन्ना आपके साथ रहता है। सुमिरन, तो ये था आज का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरे साथ रहे मोहनलाल शर्मा, स्टूडियो संभाला रवि ने, मुझे यानी सुमिरन प्रीत कौर और मोहनलाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।